ये कहानी सिर्फ एक हीरे की नहीं है। नहीं, ये तो सल्तनतों के बनने और बिगड़ने का गवाह है। एक ऐसे श्राप की कहानी है जिसके इतिहास पर ना खून और सियासत के गहरे दाग हैं। हम बात कर रहे हैं कोहे नूर की, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। तो चलिए आज इसी हीरे के विवादित और रहस्यमयी सफर को परत दर परत समझते हैं। कोहिनूर के साथ ना सदियों से किंवदंती जुड़ी हुई है। कहते हैं जो इस हीरे का मालिक होगा वो दुनिया पर राज करेगा, लेकिन उसकी सारी बदनसीबी भी वही झेलेगा। अब कहने को तो ये सिर्फ एक कहावत है, लेकिन कोहिनूर का पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि ये जिस भी पुरुष बादशाह के हाथ लगा, उसकी जिंदगी और सल्तनत दोनों में तबाही, साजिश और बर्बादी ही आई। कोहिनूर की इस कहानी को हम एकदम शुरुआत से नहीं, बल्कि एक ऐसे मोड़ से शुरू करेंगे जहां एक पूरा साम्राज्य डूब रहा था और एक 10 साल के राजकुमार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल रही थी। ये एक ऐसे तोहफे की कहानी है जो असल में तोहफा था ही नहीं, वो तो एक मजबूरी थी। तो बात है साल 1849 की। ये वो दौर था जब महाराजा रंजीत सिंह का बनाया हुआ वो शक्तिशाली सिख साम्राज्य दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आप कह सकते हैं घुटने टेक चुका था। और उस साम्राज्य के आखिरी वारिस थे महाराजा दलीप सिंह, उम्र महज 10 साल, और उन्हें एक संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। उसी लाहौर संधि की शर्तों में से एक ये थी कि उस छोटे से राजकुमार को अपने ही हाथों से कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को सौंपना होगा। जरा उस पल के बारे में सोचिए। एक 10 साल का बच्चा, और उससे उसके साम्राज्य की सबसे बड़ी निशानी हमेशा के लिए छीनी जा रही थी। ये सिर्फ एक हीरे का लेन देन नहीं था, ये एक पूरे साम्राज्य के आत्मसमर्पण का सबसे बड़ा, सबसे पुख्ता सबूत था। दलीप सिंह के लिए मुसीबतों का ये सिर्फ आगाज था। उन्हें उनकी मां महारानी जिंदन कौर से अलग कर दिया गया, जिन्हें अंग्रेज अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानते थे। फिर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया, उनका धर्म बदलकर उन्हें ईसाई बना दिया गया और ब्रिटिश क्राउन की देखरेख में रख दिया गया। मतलब उनकी पहचान, उनका धर्म, उनका वतन, सब कुछ, उनसे सब कुछ छीन लिया गया था। कहने के लिए तो ब्रिटिश क्राउन ने उन्हें सालाना 50,000 पाउंड का वजीफा भी दिया, जो आज के हिसाब से करीब करीब 65 करोड़ रुपए बनता है। लेकिन पैसों का ये पहाड़ भी उस बच्चे से छीनी गई विरासत की भरपाई कभी नहीं कर सका। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने बगावत करने की एक नाकाम कोशिश भी की और आखिरकार पेरिस के एक गुमनाम होटल में गरीबी में उनकी मौत हो गई। तो ये तो थी दलीप सिंह की दर्द भरी कहानी। लेकिन चलिए अब थोड़ा समय में और पीछे चलते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रोशनी का पहाड़ आया कहाँ से था, इसका इतिहास कितना पुराना है। कोहिनूर की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका पहला जिक्र 1306 के एक हिंदू ग्रंथ में मिलता है। ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि ये 1100 से 1300 के बीच भारत की मशहूर गोलकोंडा की कोल्लूर खदानों में मिला था। और ये वो जमाना था जब पूरी दुनिया में हीरे सिर्फ और सिर्फ गोलकोंडा में ही मिलते थे, कहीं और नहीं। सदियों तक इस हीरे का कोई एक पक्का नाम नहीं था। इसे इसका ये मशहूर नाम मिला 1739 में। हुआ ये कि जब फारसी बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मुगल खजाना लूटा, तो इस बेमिसाल हीरे को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। कहते हैं उसी के मुंह से निकला कोहे नूर, मतलब रोशनी का पहाड़, और बस यही नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नादिर शाह के हाथ आते ही कोहिनूर का खूनी सफर और भी तेज हो गया। अब ये हीरा जिस सल्तनत में भी गया, अपने पीछे सिर्फ कत्ल, साजिश और तबाही की दास्तान छोड़ता गया। ऐसा लग रहा था मानो वो पुराना श्राप अब सच हो रहा था। जरा इसके सफर पर एक नजर डालिए। 1526 में ये मुगलों के खजाने की शान था, यहाँ तक कि शाहजहां ने इसे अपने मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन में जड़वाया था। फिर 1749 में नादिर शाह इसे लूटकर फारस ले गया। उसके कत्ल के बाद 1747 में ये अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य तक पहुंचा। वहां से 1813 में ये वापस लाहौर आया, महाराजा रणजीत सिंह के पास। और फिर आखिरकार 1849 में ये पहुंच गया ब्रिटिश साम्राज्य के पास। और हर बार जब भी ये हीरा एक हाथ से दूसरे हाथ गया तो अपने पीछे खून के निशान छोड़ गया। नादिर शाह का बड़ी बेरहमी से कत्ल हुआ। दुरानी सल्तनत में तो तख्त के लिए भाइयों ने एक दूसरे को गरम सलाखों से अंधा तक कर दिया, तड़पा तड़पा कर मारा।
कोहिनूर जिसके पास भी गया उसकी सल्तनत उजड़ गई। लेकिन जब कोहिनूर ब्रिटेन पहुंचा तो कहानी पूरी तरह बदल गई। अब वो सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर नहीं था, उसे ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया गया। पर दिलचस्प बात यह है कि हीरे के साथ साथ उसका श्राप भी समंदर पार पहुंच चुका था। लेकिन हुआ ये कि 1851 में जब इस मशहूर हीरे को लंदन में पहली बार आम जनता के सामने रखा गया तो लोग बेहद निराश हुए। उन्हें लगा कि ये तो बस कांच का एक मामूली टुकड़ा है। मतलब जिस रोशनी के पहाड़ के इतने किस्से उन्होंने सुने थे, वो चमक उन्हें कहीं दिखाई ही नहीं दी। इस फीके स्वागत के बाद प्रिंस एल्बर्ट ने 1852 में हीरे को दोबारा तराशने का हुक्म दिया। ये एक बहुत बड़ा और बहुत विवादित फैसला था। इस पूरी प्रक्रिया में हीरे का वजन 40% घट गया। 186 कैरेट से ये सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया। लेकिन जो चमक इसे मिली वो हैरान कर देने वाली थी। एक तरह से देखें तो ये कोहिनूर के सफर का ही प्रतीक था। उसने अपना असली भारतीय रूप तो खो दिया, पर एक नई ब्रिटिश पहचान हासिल कर ली। अब सवाल था श्राप का। ब्रिटिश शाही परिवार ने इस किंवदंती को बहुत गंभीरता से लिया। मान्यता ये थी कि इस हीरे को सिर्फ भगवान या कोई औरत ही बिना किसी अनहोनी के पहन सकती है। तो एक नियम बना दिया गया कि कोहिनूर को सिर्फ महारानी या किसी राजा की पत्नी यानी क्वीन कंसॉर्ट ही पहनेंगी। यही वजह है कि इसे क्वीन अलेक्जेंड्रा, क्वीन मैरी और क्वीन मदर के ताजों में तो सजाया गया, लेकिन कभी किसी राजा के ताज में नहीं। आज सदियां बीतने के बाद भी कोहिनूर की कहानी खत्म नहीं हुई है। अब ये इतिहास के पन्नों से निकलकर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक मुद्दा बन चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर इस रोशनी के पहाड़ का असली हकदार है कौन? आज की दुनिया में कई लोगों के लिए कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं है, बल्कि ये औपनिवेशिक लूट का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसी निशानी जो बार बार याद दिलाती है कि कैसे ब्रिटिश राज के दौरान बेशुमार दौलत भारत जैसे देशों से छीन ली गई थी। और इस हीरे पर एक नहीं बल्कि 4 देश अपना हक जताते हैं। भारत का दावा सबसे सीधा है, क्योंकि हीरा निकला ही भारत की गोलकुंडा खदानों से था। पाकिस्तान का कहना है कि क्योंकि हीरा सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर से गया था, इसलिए वो उनका है। अफगानिस्तान अपना दावा इसलिए करता है क्योंकि ये हीरा करीब 70 साल तक उनके दुरानी साम्राज्य का हिस्सा था। और तो और ईरान भी इस पर दावा करता है क्योंकि इसे कोहे नूर नाम एक फारसी बादशाह ने ही तो दिया था। लेकिन इन सब दावों के बीच एक बहुत बड़ी कानूनी अड़चन है। सांस्कृतिक धरोहरों को लौटाने के लिए 1970 में एक यूनेस्को संधि बनी तो थी, पर वो संधि पुराने मामलों पर लागू नहीं होती। और कोहिनूर तो 1849 में ही ब्रिटेन पहुंच गया था, इसलिए कानूनी तौर पर इसकी वापसी का रास्ता लगभग बंद है। तो कोहिनूर की कहानी हमें कुछ बहुत बड़े सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या ये महज एक बेशकीमती पत्थर है या किसी देश की छीनी हुई विरासत? क्या इसका सही मकाम एक म्यूजियम की तिजोरी है या वो जमीन जहां से ये निकला था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतिहास की कीमत कौन और कैसे तय करता है?